नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम वागड़ नो वायरो, जिसमें कि हमारे यहाँ के आसपास के जितने साहित्यकार हैं। वैसे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, लेकिन अगर आप उदयपुर भले जोग्राफिकली हमसे अलग हो, लेकिन उदयपुर का खास करके खैरवाड़ा, केसरिया जी, प्रसाद, वहाँ का जो एरिया है सलूम्बर का, वो वहाँ पे भी वागड़ी भाषा में, तो वहाँ के साहित्यकार उनको भी हम आमंत्रित करते हैं हमारे कार्यक्रम के लिए। तो आज हमारे बीच जो मौजूद हैं वो हैं श्री भरत जी मीणा साहब। तो भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत जी मीणा के बारे में मैं बता दूं कि आप मूलतः खैरवाड़ा के पास बोसलाटी एक गांव है, नया गांव तहसील में, वहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल खैरवाड़ा के जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है वहाँ पे हिंदी के शिक्षक हैं और एमए किया उन्होंने सुखड़ा, मोहनलाल सुखड़ा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद बीएड करके फिलहाल वहाँ पे कार्यरत है। तो अभी भी उनकी एक पुस्तक आई है, उठे कलम जब। इस पुस्तक में के प्रकाशित होने के बाद ही साहित्य के क्षेत्र में, वैसे तो भरत जी का नाम था, लेकिन ये पुस्तक और इसका जो टाइटल देखिए आप, उठे कलम जब, तो बहुत ही प्रभावी इसका टाइटल है। और इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, मैं इनकी लिखी हुई कुछ कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं कविता लिखता हूँ, आवाज़ मेरी है लेकिन शब्द भरत जी के हैं। मैं कविता लिखता हूँ कल्पनाओं के उड़ान में, स्वप्न में हूँ ज्यों भटकता हूँ। स्वप्न में हूँ ज्यों भटकता हूँ, कुछ स्पष्ट कुछ धुंधला सा, कुछ स्पष्ट कुछ धुंधला सा, फिर घोर अंधेरा पाता हूँ। विचार पुंज लुप्त ना हो, विचार पुंज लुप्त ना हो, धुंधला पहले लिखता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ। अंधेरों से क्या डर मुझको, अंधेरों से क्या डर मुझको, रवि नहीं कवि हूँ मैं। अंधे नगरे के झोपड़ों को ढूंढ उजालों में लाता हूँ। परित्यक्त झोपड़ों के दर्द को मैं लिखता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ। बहुत ही शानदार शुरुआत की है। और भरत जी ने इस पुस्तक का जब विमोचन किया था, उस समय मुझे भी सौभाग्य मिला था आपके साथ जुड़ने का। तो थोड़ा सा परिचय तो मैंने आपका दे दिया भरत जी। इससे पहले कि आपकी काव्य यात्रा के बारे में हम बातचीत करें, थोड़ा हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपका मूल स्थान, कहाँ पे आपने पढ़ाई शुरू की, और चूँकि हमारे ये जनजातीय क्षेत्र है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स भी आई होंगी बहुत सारे आपके एजुकेशन के दौरान, उसके बारे में जरा। इसके बाद फिर आपकी काव्य यात्रा से जी सबसे पहले तो डूंगरपुर एफएम 89.6 का बहुत बहुत आभार, और विशेष आभार आपका कि मुझे इस कार्यक्रम के योग्य समझा और मुझे बात रखने का अवसर दिया। जी। जैसा कि मेरा परिचय वैसे सर ने बताया, लेकिन मेरा नाम भरत कुमार मीणा। मैं नया गांव तहसील के भोमटावाड़ा ग्राम पंचायत, बोसलाटी एक छोटा सा गांव है, जंगलों के पास में है, वहाँ का रहने वाला एक आदिवासी हूँ। और वैसे जो मेरा परिचय है, मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से, पिताजी बिल्कुल गरीब साक्षर थे, माँ बिल्कुल अनपढ़। और पिताजी ने, हमारे परिवार में पूरे 8 भाई बहन हैं हम, 8 भाई बहनों के परवरिश और शिक्षा के लिए उन्होंने लगभग अपने जीवन के 30-35 साल गुजरात में गुजार दिए। और उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जब उन्होंने संघर्ष किया तो वो गुजरात में रहे पिताजी, और माँ घर पे अकेली रहती थी। खैर घर में दादी और दादा भी थे, लेकिन घर में पशु, बकरियां सब थे, तो पशुओं को और बकरियों की जिम्मेदारी दादी के नाम थी। माँ ने हमारे पढ़ाई के लिए, मैंने माँ को हल चलाते भी देखा है। हल, और ये हमारे गांवों में अक्सर पुरुष लोग हल चलाते हैं, और अब वो बाहर रहते तब ये जिम्मेदारी महिलाओं ने भी उठाई आ जाती है। लेकिन आज तो फिर खैर अलग बात है, पुरुष भी हल चलाना भूल गए हैं ट्रैक्टर वैक्टर आने से। लेकिन उस समय तो ये सारा संघर्ष, इसके बाद उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए, माता पिता दोनों ने, लेकिन जब हम 8 भाई बहनों में 4 भाई हम पढ़े। सबसे बड़े भाई साहब जो 1990 में उनकी एसटीसी करने के बाद पोस्टिंग हुई जी, तो वहाँ से आपके द्वार खुले? तब से हमारे द्वार खुले, और हम भी उनके मार्गदर्शन में
और जो थोड़ा सा संघर्ष था वो भाई की नौकरी लगने के बाद कम हो गया और उन्होंने बिल्कुल हमारे को एज ए भाई की तरह पिताजी की तरह बिल्कुल ही हमारे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आपका पैसों की कमी है या जो है। तो पहले तो प्राथमिक तक की शिक्षा गांव में हुई, फिर पास के स्कूल में उच्च प्राथमिक की शिक्षा, फिर घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पाटिया करके गाँव, वहाँ पे 9वीं 10वीं पैदल जाना आना। इसके बाद सीनियर खेरवाड़ा में की और खेरवाड़ा में तो कमरा लेके रहते थे जी। इसके बाद डूंगरपुर में आगे कॉलेज करने। कॉलेज का सर संघर्ष मेरा इस डूंगरपुर की जितनी गलियां उन सभी गलियों में मैंने अखबार बांटे हैं सर। अच्छा, अखबार बांटे हैं क्योंकि खर्चा चलाना है तो सुबह 4 बजे उठते और साइकिल पे लेके अखबार बांटते अपने शिवाजी नगर क्या हाउसिंग बोर्ड में श्रीनाथ न्यूज़ एजेंसी वहाँ से और डूंगरपुर की एक भी गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे ठेठ यहाँ बिलड़ी तक भी यहाँ पे ये बांटने आते थे हम। आपकी ज़िंदगी में डूंगरपुर का बहुत महत्व है। भले आपका जन्म खेरवाड़ा में हुआ हो, उदयपुर में हुआ हो, लेकिन डूंगरपुर कर्मभूमि यहाँ पे सर मैंने ऑटो भी चलाया। अच्छा, ऑटो चलाया। इसके बाद कॉलेज करते हुए सारी चीज़ें 3 साल की कॉलेज, फिर चौथे साल पीटीईटी दिया उस समय 2004 में जी। और पीटीईटी में पहले ही चांस में सर क्लियर हुआ। कैसे करते थे आप? सुबह इतना उठना, फिर ऑटो भी चलाना, पढ़ाई करने भी जाना, बहुत टफ रहता है, काफ़ी संघर्ष जिंदगी आपकी रही होगी। जी। संघर्ष तो रहा, लेकिन ये मन में ठान लिया था कि जीवन में कुछ करना है और पढ़ाई यदि अच्छे से ढंग से करनी है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी और फिर डूंगरपुर में रहना है तो खर्चा तो आता ही था। अब ये सबका खर्चा पिताजी और भाई अकेले उठा सके ऐसा भी नहीं था, कुछ अपने भी शौक होते कॉलेज में रहते हैं तो उनको भी पूरा करना है, तो सारी चीज़ें करने के लिए ये कर लेते। और इसके बाद पढ़ाई शाम के टाइम 4 घंटा 5 घंटा जो भी कर लेते, करने के बाद बीएड में हुआ जी। फिर निम्बार्क से बीएड किया जी। इसके बाद उसी समय गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली थी 3rd ग्रेड शिक्षक की और इस तरह से आपकी यात्रा हिंदी की तरफ कैसे रुझान? हिंदी विषय क्यों चुना आपने? पहले से आपको शौक था कविता पढ़ने का? कविता पढ़ने का जैसे उस समय सर जब 12वीं में एडमिशन लिया तब वहाँ पे कोई कहने वाला भी नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, क्योंकि गाँवों में इतने कोई जानकार होते ही नहीं है। तो भाई साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने नौकरी भी करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी जो मर्जी हो ले ले। अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी एसटीसी करी थी तो उस समय उन्होंने तो मर्जी हो ले ले, तो एक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी ले लिया। और हिंदी पढ़ने में थोड़ा रुचिकर होता है, तीनों अच्छे विषय, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे विषय। तो उसमें फिर हिंदी की तरफ रुझान ज़्यादा गया और कवियों की, साहित्यकारों की बात को पढ़ना और उनको फिर अच्छी बातें हिंदी साहित्य में बहुत है, तो फिर पढ़ने का शौक़ ज़रूर था जी। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप उदयपुर मेवाड़ के रहने वाले हैं और बाकायदा पगड़ी वगड़ी सब पहन के आप जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपरा को, मतलब ये बात है कि आज भी आप अपने मूल धरती से, जड़ों से जुड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, महिला शिक्षा आपके परिवार में, आपके एरिया में आज स्थिति क्या है? जब आप थे उस टाइम में शायद बहुत कम बेटियां पढ़ती होंगी। मेरे घर की बात करो तो हम 8 भाई बहन, 4 बहनें 4 भाई जी। जिसमें से 3 बहनें नहीं पढ़ पाई। 3 बहनें बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उस समय बालिकाओं को पढ़ाना पराए घर का धन आज भी वैसे कहा ही जाता है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था जी। तो इस हिसाब से उनको पढ़ाया नहीं गया। एक बहन पढ़ी, वो भी सर्विस में है इस बार बहन, और 3 बहनें जो पिताजी गुजरात में काम करते थे, उस समय काम ये था कि ये कपास का काम, तो उनके साथ में ही उन्होंने खुद ने, बहनों ने भी हमारे जीवन में हमारी पढ़ाई के लिए त्याग किया, बहुत त्याग दिया, बहनों ने भी दिया। तो ये तो हुई आपकी यहाँ तक की यात्रा जी। उस समय जब आप पढ़ते थे, स्कूल का एजुकेशन और आज के स्कूल के एजुकेशन में क्या फ़र्क समझते हैं? उस समय का एजुकेशन
टीचर जो होते थे उस समय लगभग बाहर के हुआ करते थे जी, और वहीं रहते थे। वहीं रहते थे। उस समय रोड की इतनी यातायात की सुविधा थी नहीं, और रहते थे तो वो वहीं रहते थे। और गुरुजनों से शिक्षकों जो विद्यार्थियों का जो लगाव था वो एज पिता पुत्र का बहुत अच्छा व्यवहार था। उस समय बिल्कुल डर रहता था कि गुरुजी हमारे। अब वो सम्मान थोड़ा कम हो कम गया। हुआ है, और बच्चे अनुशासन भी नहीं रहा है। अनुशासन नहीं रहा है। बच्चे न जाने क्यों बिगड़े, पर उसमें अनुशासन नहीं। आज जो गुरु का जो सम्मान होता है वो बच्चे करते नहीं है, और स्कूलों में भी माहौल थोड़ा ये सही हो गया है। अब थोड़ी सी काफ़ी बातचीत की हमने आपके एजुकेशन के बारे में और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में। अब हम आते हैं जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है, काव्य यात्रा की शुरुआत करते। कैसे हुई काव्य यात्रा की शुरुआत आपकी? आराम से डिटेल से बताइए जी। मेरे जीवन के सर 40 साल में मैंने कोई कविता नहीं लिखी। अच्छा, पढ़ते थे? पढ़ता था। अच्छा, लेकिन किसको पढ़ते थे ज़्यादा? पढ़ने का शौक होता ना, किसी का एक आदर्श होता है, किसी का रामधारी सिंह दिनकर है, किसी का ये वो है। तो मैंने अधिकतर तो मुंशी प्रेमचंद जी को और कबीरदास जी को, और कबीरदास जी के मैं भजन गाने का सर शौकीन हूँ। मैं भजन गाता हूँ मैं। अच्छा, सत्संग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कबीरदास जी के अक्सर अब गाँवों में कबीरदास जी के भजन ही गाए जाते हैं। तो जब उन भजनों को गाया और उनके दोहों को पढ़ा तो उनमें जो मर्म था ना, वो बिल्कुल एक तरफ से क्रांतिकारी जिनको कह सकते हैं, समाज में परिवर्तन, सुधार, अंधविश्वास से दूर करना, ये सारी चीज़ें। तो उनको पढ़ा, तो उनको पढ़ने के बाद पढ़ा तो, लेकिन लिखने का कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अचानक अपने पूरे विश्व में एक महामारी आती है, कोरोना 2020 में आई। तो 2020 में जो कोरोना महामारी आई उसमें पूरा देश या पूरा विश्व को एक तरफ से लॉकडाउन जब अचानक लगा, तो इत्तेफाक से सर उस समय मेरी ड्यूटी हाईवे नंबर 8 पे एक चेक पोस्ट मोतली चौराहे पे लगा। उसमें ड्यूटी लगा दी। और अचानक लॉकडाउन लगने से जो लोग थे, मजदूर लोग, वो रोड पे पैदल हो गए। जब उन बॉम्बे से आ रहे थे तो उनके सामने हमारी ड्यूटी, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। और वो दृश्य जब देखा तो मन में कुछ भाव आए। और पैदल कोई जा रहा है, कोई बच्चे को पकड़े, कोई बड़ा पोटला लेके पैदल, पैर सूजे हुए हैं, बहुत खतरनाक। जब उनको देखा तो कुछ मन में विचार आए, जिनको लिखने का प्रयास किया। और उस समय ड्यूटी करने, 8 घंटे की ड्यूटी थी, इसके अलावा वापस घर पे जाना है, बाहर निकलना नहीं है। उस समय का जो आपदा में अवसर, समय, बुरे समय का सदुपयोग किया। और उस समय जो लिखा, कुछ छोटा मोटा लिखा, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो लोगों की, मित्रों की जो थे, परिजन थे, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी आई। कि अभी आपको याद है पहली कौन सी लाइनें लिखी थी? आपको कुछ याद है उसमें? पहली लाइन तो जैसे मुझे यह है, मेरी है, इसमें छपी है कविता। जी। कोई पागल कहे मुझे फिक्र नहीं। ये आपकी जिंदगी की पहली लाइन लिखी थी आपने? जी। कोई पागल कहे मुझे फिक्र नहीं, मैं किसी और की फिक्र किए फिरता हूँ, उसी का जिक्र किए फिरता हूँ। अच्छा। कहाँ से शुरुआत करूँ, कथा बहुत पुरानी है। कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कथा बहुत पुरानी है, भूमिका नहीं बन पा रही, व्यथा बहुत पुरानी है। अरे वाह जी। कि भूमिका का असबाब और सूत्र लिए फिरता हूँ, उसी का जिक्र किए फिरता हूँ। इस तरह से प्रयास किया था जी। और इसके बाद लिखता गया। इसके बाद जब एक होता ना कि बहुत सारे साहित्य में, आप ज़्यादा मेरे से जानते होंगे, ये श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है। आपका आकर्षण या आप किसकी तरफ, कहाँ से शुरुआत की आपने? करुणा रस की तरफ? करुण रस, क्योंकि ये जो दृश्य था आपका, वो मजदूरों का पैदल जाना बहुत ही हृदय विदारक। तो करुण रस, और आपकी कविताएं मैंने पढ़ी, उससे भी पुस्तक आपने जो दी थी, मुझे लगता है कि करुण रस। अब थोड़ा सा वापस मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा आपको। मुंशी प्रेमचंद और कबीर जी के बारे में आपने बताया, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एज ए साहित्यकार आप क्या कहना चाहेंगे, और कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी, और ऐसी कोई पुस्तक जो आज भी आपको उद्वेलित करती हो, बहुत ही प्रभावित किया हो, ऐसी कौन सी पुस्तक है?
उनका जो उपन्यास गोदान, जी गोदान को मैंने 2-3 बार पढ़ा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जी जी उसमें जो उस समय की व्यवस्था का जो एक आम आदमी जो होता है उस पर अपनी आम आदमी होता है जो बहुत ईमान से जीता है और ईमान से जीने के कारण वो पिसता भी बहुत है। तो जो इसमें होरी नाम का एक पात्र होता है, होरी होरी नायक है उससे गोदान का जी उपन्यास का। हाँ तो उसने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, भले कितनी भी तकलीफें आ गई लेकिन उसने अपना ईमान कभी नहीं छोड़ा। तो वो जो इस तरह से उन्होंने समाज में जो समस्या है और आम लोगों की समस्या को लेकर जो प्रेमचंद जी ने जो लिखा बहुत अच्छा लगता है। उनकी जितनी कविता है जो आम लोगों को लेकर है और ग्रामीण और किसी पृष्ठभूमि से आप देख लो, जो पीड़ित शोषित कोई सा भी हो, उसमें उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। तो पढ़ना अच्छा लगा। कबीरदास जी के बारे में जैसे आप अभी बता रहे थे, बात बहुत जगह आप बाहर भी जाते हैं, भजन भी गाते हैं, तो 2-4 लाइनें या 2-4 दोहे अगर आप उनको सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को। कबीरदास जी का एक तो जो अपने समाज में जैसे होता है ना भेदभाव की भावना, भेदभाव की, अब तो अपने इस बेल्ट में है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन उस समय जब वो कबीरदास जी हुए होंगे तब तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो उन्होंने हर एक जैसे जाति संप्रदाय धर्मों को लेकर, वर्गों को लेकर सबके लिए कहा उन्होंने बिना डरे, क्योंकि उस समय तो राजाओं का शासन था, तो उस समय इतनी बेबाकी से कहना बहुत बड़ी बात होती है। जो उन्होंने जैसे मुस्लिमों के लिए भी कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चिनाए ताचड़ी मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, मतलब ये बात कहना। और उस समय बादशाहों का ही शासन था, उस समय उन्होंने ये बात कही तो बड़ी। इसके बाद हिंदुओं के लिए भी कहा कि पहन पूजे हरि मिले मैं पूजू गिरिराज ताते चक्की भली फिसका है संसार। तो उन्हें मूर्ति पूजा, उन्होंने अपने अंदर की जो भावना भक्ति, जो मन की भक्ति और अंदर से शुद्धता के लिए कहा उन्होंने, निर्गुण मार्ग उन्होंने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने। कोई भजन आपको याद आ रहा है उनका, कोई भजन आप जो गाते हो बाहर जाके, ऐसा कोई 2-4 लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो? भजन तो उनके जैसे याद तो बहुत सारे हैं जी, एक आधा कोई भी सुना दीजिए। जी। हाँ रे चदरिया झीनी रे झीनी, इस तरह से एक भजन में सुनाता हूँ जो अक्सर मैं गाता हूँ कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस तरह से उन्होंने भजन की महत्ता को, राम नाम की महत्ता को उन्होंने उजागर किया कि फकीरी में जो कुछ है वो भले कितना भी धन दौलत हो उसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से। जी दोस्तों, FM डूंगरपुर 89.6 और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम वागड़ नो वायरो। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री भरत जी मीणा साहब, और साहित्यकार भी हैं, एक शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भरत जी, ये बताइए कि अब वहाँ पे जो कोरोना के टाइम आपने जो विहंगम दृश्य आपने देखा करुणा से, उसके बाद आगे आपकी यात्रा कैसे बढ़ी? लिखते रहे या आपकी से अब आगे भी आप खुद ही लिखते रहे, खुद ही पढ़ते रहे, या और लोगों को बताया आपने? उसी समय सर लिख तो मैं रहा ही था, लेकिन इसको इस पुस्तक के रूप में कैसे किया जाए ये मुझे पता भी नहीं था। वैसे तो कैसे होता होगा, या तो खुद छपवानी होती होगी, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और ऐसे समय में एक अपने डूंगरपुर से प्रदीप सिंह जी चौहान साहब, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था वागड़, एक पत्रिका निकाली थी, डिजिटल पत्रिका वागधारा। तो उसमें उस ग्रुप में मुझे भी जोड़ा और उसमें 1-2 निकली डिजिटल, उसमें मेरी कविता भी छपी। तो जो वो ग्रुप था उसमें उन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी की एक विज्ञप्ति निकाली कि जिसमें जो पांडुलिपि जिन्होंने लिखी है उसको वहाँ जमा करानी, और जिसका सिलेक्शन होगा उनका साहित्य अकादमी खुद अपने पैसों से प्रकाशित करेगी, आर्थिक सहायता।
और ऐसे समय में उन्होंने विज्ञप्ति डाली, और ऐसे ही समय में हमारे एक पड़ोस में एक मित्र रहते थे जिनके मामा जी हैं सुनील पंड्या जी, डॉक्टर सुनील पंड्या, डॉक्टर सुनील पंड्या जी धम्बोला से। उनकी एक पुस्तक उन्होंने मुझे दी, अप्राप्य क्षितिज। जी। तो उस पुस्तक को जब देखा तो उसमें जब पृष्ठ देखे कि भाई साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित, तब समझ में आया कि इस तरह से कविताएं लिख दी थी आपने या शुरुआत की थी? कुछ लिखी थी। अच्छा। कुछ लिखी थी। तो उसमें फिर साहित्य अकादमी से अपने को कविता छपवानी होती है, तो उसमें लगभग 80 पेज का अपना मैटर होना चाहिए। 80 पेज का। जी। तो फिर सुनील जी पंड्या से ही संपर्क करके पूछा कि भाई इस तरह कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे दिनेश जी पंचाल का नाम बताया, साहित्यकार है वो बहुत बड़े नवागढ़ के। तो उन्होंने उनके पास में फिर कविता पूरी करके पांडुलिपि लेके फिर उनके पास में गया। तो उन्होंने कहा अच्छा है और आप साहित्य अकादमी में दे के आओ। फिर मैं वहाँ दिया और चयन भी हुआ, और मेरी पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी की आर्थिक सहयोग से प्रकाशित। जी। ये मित्रों इनकी पहली पुस्तक है उठे कलम जब। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत ही शानदार इसका टाइटल है। कैसे विचार आया? कोई आपके अंदर कुछ क्रांतिकारी विचार थे? क्योंकि ये नाम से ऐसा लगता है कि उठे कलम जब, उठे तलवार, इस तरीके। तो कैसे विचार आया और कैसे संकलन किया इन तमाम कविताओं को? इसमें अलग अलग कविताएं हैं कि एक ही विषय पे आप लिखते? कविता तो अलग अलग है जी। कविता अलग अलग है, पर इसमें इसी टाइटल के नाम की भी एक कविता है। अच्छा। उठे कलम जब। तो वो कविता जब इसका टाइटल सोचने की बात आई कि क्या लिखा जाए इसका टाइटल, तो ये आपका ही था कि किसी और ने आपको सुझाया कि ये ना? नहीं, मैंने किया कि उसमें एक लिखी है कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसमें शांति सबसे प्रिय है, लेकिन यदि कोई सामने वाला यदि हमारे साथ में गलत करता है तो क्रांति भी करेंगे हम। तो उसी आधार पर लिखा था कि उठे कलम जब लिखो कि सर्वत्र शांति हो, कि उठे कलम जब लिखो कि सर्वत्र शांति हो, पर चाहत हो बदलाव की तो लिखो ऐसा कि क्रांति हो। जी। लिखा पड़ा है असंख्य साहित्य, ग्रंथागार भरे हैं, पढ़ लिया इन्हें फिर भी कोरे कागज कोरे हैं। कान है दीवारों के प्रति उत्तर आना बाकी है, कि कान है दीवारों के प्रति उत्तर आना बाकी है, घोषित हुए मुर्दों में अभी भी जान बाकी है। उठाओ कलम उथल पुथल मचा दो, कि उठाओ कलम उथल पुथल मचा दो, पढ़ लिया उसमें भ्रांति हो, चाहत हो बदलाव की लिखो ऐसा की क्रांति हो। तो जब ये, तो मेरे को लगा कि इसका टाइटल ये रखना चाहिए, उठे कलम से। बाकी इसमें कविताएं तो अलग अलग जी, बहुत सारी कविताएं हैं। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी भी है, लेकिन और कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे जो कि आपकी, एक होता है ना मनपसंद की, आप ऐसा जो आपको भी बार बार उद्वेलित करती हो कि नहीं ये वास्तव में मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है, मन जो तृप्ति बोलते हैं, मन की सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ऐसी कोई कविता है कुछ छंद अगर आप? वैसे सर खुद का लिखा हुआ अपने को अच्छा ही लगता है, वो तो बहुत सीधी सी बात है। लेकिन एक बहुत सारी कविता मैं ये सुनाता हूँ कभी, एक गीत की तरह है लिखी है कि रूप की रानी नहीं है कविता मेरी। ये लोगों की, जो आम लोग होते हैं उनके दर्द को लिखा, इसलिए ये कविता है कि रूप की रानी नहीं है कविता मेरी, एक साधारण सी नारी है कविता मेरी, गीत श्रृंगार के ये गाए कैसे, प्यासी आँखों का पानी है कविता मेरी, बिन रंगों की सजाए कैसे अल्पना, के बिन रंगों की सजाए कैसे अल्पना, बिन कथानक की कैसे करे कल्पना, सुख आलिंगन का मुझको मिला था स्वप्न में, टूटा सपना अधूरी मेरी परिकल्पना, गीत मंगल मिलन के ये गाए कैसे, उर्मिला की कहानी है कविता मेरी, उर्मिला की कहानी है कविता मेरी। कितना समय लगा आपको पूरी कविताएं संकलन करने में? लगभग सर कविता 3 साल लगे। अच्छा।
इसके बीच में भी कुछ लिखते रहे कि इसी के ऊपर ना लिखता रहा मैं, और जिसमें से और गीत अलग है, गीत है वो अलग है मेरे, उस इसमें से छाट लिए मैंने। इस दौरान गीत भी लिखे थे। उसकी पुस्तक नहीं है, उसको संकलित नहीं किया, उसको संकलित नहीं किया है। कुछ राजस्थानी भी लिखे थे, उसको भी संकलित नहीं किया है, क्योंकि नियम होता है साहित्य अकादमी का कि एक ही विधा की होनी चाहिए। तो उस विधा के हिसाब से जो उस एक विधा में मिल रहे थे और जो उसके लायक थे, तो उनको एक अलग से बना दिया। तो कवि सम्मेलन में भी आप जाते रहते होंगे? जी, कवि सम्मेलन जो सर ये कविता पुस्तक बनी, उसका श्रेय दूसरे व्यक्ति है, और मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ और मैं जो आपके सामने अभी बोल पा रहा हूँ, उसका श्रेय भी मेरे कवि मित्र है सुनील पटेल सन्नाटा, सुरेश जी सरगम, छत्रपाल शिवाजी, गोपाल जी आचार्य और दिनेश पंछी जी। तो इनके साथ इन्होंने मेरे को अवसर दिया, मंच दिया, तो मैं आज बोल पाता हूँ, क्योंकि पहले घबराहट होती थी? पहले घबराहट होती है, तो आज बोल पाता हूँ। तो ये डूंगरपुर का जितने भी लोग हैं, उन सब का मेरे ऊपर इतना एहसान है कि भले ये कविता कहो, भले मंच की कविता कहो, और आज मैं यहाँ पे हूँ तो भी डूंगरपुरी है। तो डूंगरपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थानी मतलब जो डिंगल भाषा होती है राजस्थानी, उसमें आप लिखते हैं? उसमें लिखा मैं मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई वो चित्तौड़ में हुई थी, 2006 में, वीरभूमि। तो वहाँ पे जब मैं चित्तौड़ में गया तो वहाँ पे राजस्थानी, अपने यहाँ वागड़ी चलती है, वहाँ राजस्थानी चलती है, अपने तो और भी अपन वागड़ी बोलते बोलते हिंदी का प्रयोग करते हैं। वहाँ के लोग तो बिल्कुल ही मेवाड़ी में प्रयोग करते हैं, मेवाड़ी में बात करते हैं। तो वहाँ 6.5 साल रहा, तो मैं इतनी मेवाड़ी सीख गया कि कोई मेरे को कह ही नहीं सकता कि ये बाहर का है। तो इस तरह से तो फिर उसमें भी मैंने लिखने का प्रयास किया। तो कोई आपको याद? मेरे पास एक तो अपने राणा पुंजा जी पे एक कविता लिखी थी। जी। राणा पुंजा जी, तो उन पे कविता मेवाड़ी में लिखी है। मैं निवेदन करता हूँ कि मेरपुर में जन्म्या पुंजा, दुदा होलंकिर टपरिया में, माँ कहरी की गोद खेल रिया, मात पिता की नजरिया में, माँ कहरी की गोद खेल रिया, मात पिता की नजरिया में, तेज मुखड़ा को वेग नजरिया को, पुत पग दिखावे पालनिया में, माता वीर जस गीत सुनावे हिंडोला की लोरिया में, माता वीर जस गीत सुनावे हिंडोला की लोरिया में। कहा जाता है कि राणा पुंजा जब मात्र 12-13 वर्ष 15 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा। और वो वहाँ के मुखिया थे, तो उत्तराधिकारी के तौर पर 15 वर्ष की उम्र में उनको वहाँ का मुखिया बनाया गया। अच्छा। तब वो लिखा कि जीवन की पहली परीक्षा मेरपुर का मुखिया ही। ये कोरोना काल के पहले की बात है, ये चित्तौड़ वाली? ये नहीं, लिखा तो कोरोना काल के बाद है। अच्छा, लेकिन मैं रहा वहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे आके कविता लिखी है, वहाँ पे कोई नहीं लिखा। अच्छा। हाँ, लेकिन अब अंकुर तो फूट गया था, चित्तौड़ में फूट गया था। जी। तो एक तरफ वीर रस चित्तौड़ का और एक तरफ कोरोना का करुण रस। जी। हाँ, आगे बोलिए। तो प्रेम जीवन की पहली परीक्षा मेरपुर का मुखिया ही, प्रेम पराक्रम वीरता सु बण्या भोमट का मुखिया भी, कि प्रेम पराक्रम वीरता सु बण्या भोमट का मुखिया भी। अब उन वेल्या दिल्ली में अकबर हिंद जितरी दरकारा में, क्या उन वेल्या दिल्ली में अकबर हिंद जितरी दरकारा में, घना राजवंश जाय मिल्या मुगला का दरबारा में, घना राजवंश जाय मिल्या मुगला का दरबारा में, प्रताप मेवाड़ में प्रतापी पण साथ नहीं जामण जाया को। उनके खुद के भाई मिल गए थे प्रताप, तो प्रताप मेवाड़ में प्रतापी पण साथ नहीं जामण जाया को, मेवाड़ को मान बचावण साथ मांग्यो भिल पुंजा को, कि मेवाड़ को मान बचावण साथ मांग्यो भिल पुंजा को, दियो वचन दोई गले में लिया बट लगायो मुछा को, दिल्ली रो दरबार धूजियो नाम सुनियो दोई सुरा को, दिल्ली को दरबार धूजियो नाम सुनियो दोई सुरा को,
और राजमाता जयवंता हरसी दी पदवी भील राणा की, गले लगाया करी आरती राणा और महाराणा की, गले लगाया करी आरती राणा और महाराणा की। इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध हुआ कि हल्दी घाटी रणवियो जब पूजा निज सिर भार लियो, तिरारी बरसात कर दी मुगला ने चौफिर घेर लियो। अब मुगलों को आमने सामने लड़ने का बहुत तजुर्बा था, लेकिन गुरिल्ला युद्ध का तजुर्बा उनके पास नहीं था कि सामा सामी युद्ध करवा की मुगला के तजुर्बा की। और जब आर पार जब अचानक गुरिल्ला युद्ध से हो रहा है तो उनको ये पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है। हाँ, क्या सामा सामी युद्ध करवा की मुगला के तजुर्बा की, गुरिल्ला युद्ध की जुगती आगे हालत भी खरबूजा की। आर पार तीर हो रिया ना समझ कठा सुआरिया, प्रताप की सेना के आगे मुगला गोडा टेक रिया। और हकीम खा सूरज झाला बिंदा कई सुरारण में खेतविया, पण मुगला की दाल निकलन दी सपना में जित देख रिया। इसके बाद हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप महलों को छोड़कर फिर भीलों के बीच में आ गए, जंगलों में रह के कि महाराणा अब रेवण लागा भीला के संग मंगरिया में, हर जतन कर हारो अकबर गुरिल्ला की चक्रिया में। भरत भारत ने गाथा सुनावे राणा और महाराणा की, जय बोलो महाराणा की संग जय भील पुंजा राणा की, जय भील पुंजा राणा की। जी बहुत ही सुंदर, तो करुण रस के साथ वीर रस भी। शुरुआत में आपने बताया था कि आप मुंशी प्रेमचंद और कबीरदास जी से काफ़ी प्रभावित थे, तो कबीरदास जी की पद्य तो हमने सुना आपसे, लिखने की गद्य लिखने की कभी कोशिश की, या कि गद्य से आप इसके बारे में क्या कहेंगे। गद्य में अभी मैं वागड़ी में लिख रहा हूँ। अच्छा, गद्य वागड़ी में लिख रहा हूँ जी। क्या है उसमें? उसमें जो आदिवासी जो अंचल है उसमें वन के जो वनोपज है, जैसे एक बार मेरा लेख भास्कर में छपा था महुए पे, महुड़ा अपने और फिर डोलमा, तो इन पे छपा था, डोले जो गिरते, हाँ डोले जो, तो उस पे महुए का क्या उपयोग होता है उस पर। इसके बाद टिम्बर इसके बाद बांस, खाकरे के पत्तों का क्या उपयोग है, खाकरे टिम्बरुए के पत्तों का क्या उपयोग है। जो अपने गाँवों में उन गर्मी के दिनों में टिम्बरुए के पत्ते खरीदे जाते हैं, बीड़ी बनती है, तो उनका पूरे लेख उस पे लिख रहा हूँ मैं, उसमें प्रयास कर रहा हूँ गद्य में, मतलब वागड़ी में लिख रहे हैं। वागड़ी में लिख रहा हूँ जी। तो कैसे है, तो शुरुआत की 2-4 लाइनें या पुस्तक की थोड़ा सा बताएंगे वागड़ी में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है वागड़नो वायरो। उसमें तो जैसे उस पे लिखा था अपने महुए पे जी, और महुए पे जब लिखा तो वो छपा भी था अपने भास्कर में जी, भास्कर में। इसके बाद ये टिम्बर का पे लिखा, मैं बता दूं आपको। जी, टिम्बरुआ जैसे इसका शीर्षक है टिम्बरुआ न पाननी बीड़ी बने और फल चिक्कू जेवा मीठा। तो वगड़ानी अपनी अलग माया वे, वगड़ा ने पाहे रहवा वाला मनक जाने वगड़ानी माया। वगड़ा में हजारों जातने रुखड़ा वही, दरेक रुखड़ाનું આપણી જુદી જુદી ખાસિયત હોય। કણાક રૂખડાનું લાકડું કામ આવે, કણાકને ફૂલ, કણાકને પાન, કણાકને મૂળ, કણાકને લાકડા ને સોડ और કણાક માથે ફૂટેલો ગુંદર। કણાક રૂખડાનો કયો બી અંગ કામ નહીં આવે તો બી વેનો સાયલો જરૂર કામ આવે और टाडो टाडो वायरो हाले। आदिवासी ठेठ तक वगड़ा में रहता हवे आटले एणने खबर है कि कई रुकड़ो हूँ काम आवे। इस तरह से हर एक पेड़ के उसके महत्व को, उसके पत्ते क्या काम आते हैं, उसकी छाल क्या काम आती है, उसके फल कैसे लगते हैं, उस पे प्रयास कर रहा हूँ जी। थोड़ी सी आपकी काव्य यात्रा पे बात की हमने। हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हैं उनमें किससे आप प्रभावित रहे हैं, जिनके नाम आप लेना चाहेंगे? जैसे कि मुझे लगता है कि आपके जनजाति में एक नाम अभी बहुत ही उभर का है, वो है डॉक्टर रेखा खराड़ी जी। उन्होंने काफ़ी काम किया है और मेरे साथ के प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि जनजाति में साहित्य की क्या महत्ता है या अभी क्या स्थिति है, और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए आप लोगों को? जी, अभी साहित्य में जनजाति में जी
जनजाति में साहित्य के नाम पर यूँ कहो कि बिल्कुल सूखा है। जो भी है अभी एक तो आपने अभी नाम फरमाया रेखा श्री खराड़ी, डॉक्टर रेखा श्री खराड़ी, और इसके अलावा और कोई एक मैं खेरवाड़ा से मैं कर रहा हूँ, एक बांसवाड़ा में नाम मंचे काव्य पाठ करते हैं आशीष एकलव्य, वो भी लिखते हैं। जनजाति में इसके अलावा अभी तक प्रयास कोई कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से प्रतिष्ठित या जो नाम आए नहीं हैं। और इसके लिए प्रयास तो एक तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को करना पड़ेगा, जैसे मोटिवेशन तो बाद में मिलता है, पहले शुरुआत करनी पड़ती है। तो पहले मैंने भी की, तो पहले शुरुआत की, इसके बाद सोशल मीडिया पे गया। और इसके लिए यदि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो जाती है कि इस तरह से यदि मोटिवेशन मिल जाए तो वो ज़रूर हो सकता है। तो नहीं, आपका तो डिपार्टमेंट का शायद उदयपुर में एक संस्था भी है, जनजाति शोध संस्था। हाँ, वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिलती है अभी तक? वहाँ से होता है। अच्छा। होता है ऐसा, लेकिन वहाँ जाए कोई, क्योंकि आगे से जाना पड़ता है। जैसे अभी अपने यहाँ के वागड़ के दिनेश जी पंचाल जी, इसके बाद हमारे केसरिया जी से उपेंद्र अणु जी, एक वहीं से दिनेश प्रजापति जी, हर्षित पाटीदार, और ये भोगीलाल जी। तो ये जो ख्यातनाम साहित्यकार है अपने वागड़ के, तो उनका जो ये मोटिवेशन बहुत देते हैं, इनका मोटिवेशन बहुत मिलता है। लेकिन हम आगे जाके उनसे कहे भाई, तो बहुत कुछ होता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। TRI जो होता है ना, उसमें अभी मैं हिंदी में वागड़ी में जो लिख रहा हूँ, वो उपेंद्र जी अणु के उन्होंने ही कहा कि आप लिखो, और यदि साहित्य अकादमी से नहीं होता है तो वहाँ से भी प्रकाशित करवा के आपका काम आप करूँगा। तो इस तरह से सहयोग बहुत मिलता है। सराउंडिंग होती है ना, कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ लिखने में आपको वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है। आप जंगल में तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जनजाति से हैं, और आप जहाँ बचपन में वहाँ पैदा हुआ, आपके चारों तरफ वन और तमाम चीज़ें हैं, एक नेचर जिसे कहते हैं, प्रकृति जिसे कहते हैं, और कहीं ना कहीं जनजाति के लिए प्रकृति पूजक होते हैं सब। तो ये जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है कितना सहयोगी है? कभी प्रकृति के ऊपर आपने लिखने की कोशिश की? प्रकृति के ऊपर भी मैंने लिखा है कि अपने जो पुराने जो लोग थे जी, उन्होंने कहते हैं कि प्रकृति को देखकर पूर्वानुमान लगा देते थे हर चीज़ का। अच्छा। कि कब क्या होगा। हमारे जैसे कहते हैं कि बिजली होते ही अपने धान भिगा देते थे, कल बारिश आएगी और अपन बो देंगे। तो इतना जो उनका पूर्वानुमान था, तो पूर्वानुमान जो था जी, उस पर मैंने लिखा है कि प्रकृति देती है संदेश कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर अंबर तल अवनी, चारों ओर फैली हुई है फिजाए मन भावनी, पढ़ पाता प्रकृति को मानव, मिल जाते कई संदेश, आने वाले शुभ अशुभ का कर पाता दूर अंदेश। यदि हम प्रकृति को पढ़ लेते ना, तो हमारे सामने जो कभी कभी अशुभ आ जाता है वो कभी नहीं हो पाता। अच्छा। कि हवा का रुख, आसमां का रंग, पेड़ों के फल फूल, प्राणियों के ढंग, जताते हैं मौसम कैसा होगा, बताते हैं कल कैसा होगा, पढ़ पाता प्रकृति को मानव, मिल जाते कई संदेश, आने वाले शुभ अशुभ का कर पाता दूर अंदेश। तो एक हमारे जैसे नॉर्मल हमारे गाँव में कहते हैं कि यदि आपके जंगल में यदि टिमरू होते हैं, टिमरू नहीं है बिल्कुल जंगल में, तो दूसरे साल मक्की नहीं होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, टिमरू अगर नहीं हुए तो मक्की नहीं होगी। अच्छा। गत साल टिमरू नहीं थे सर। अच्छा। बिल्कुल जंगल में देखने नहीं मिला। अच्छा। इस साल इतनी बारिश आई कि मक्की हुई नहीं। अच्छा। और जैसे कहते हैं शहद के छत्ते ज़्यादा हो मधुमक्खी के, तो उड़द ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और इस तरह से उनके पूर्वानुमान थे, जो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी तो क्या जंगल में जा रही है क्या देखेगी, लेकिन उनके जो पूर्वानुमान थे, किसी पेड़ का पत्ते का फूटने से अंदाज लगा देते कितने दिनों बाद बारिश आएगी। अरे वाह, वेरी गुड जी। इसके बाद आसमान में जो आपने कड़ामेंढ का ना, कड़ामेंढ जाए, तो उसमें जैसे सवा महीना जो भी कहते हैं, गरब जाते हैं, ये सभी कहते थे पुराने लोग। अभी तो अपने को फुर्सत हो और छत के नीचे सोते ही नहीं, अपने तो क्या वहाँ खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है इसके लिए, पर अपन है ही नहीं, आप क्या कर सकते हैं। फिर वो एक कोई पक्षी है जो बोलता है तो लगता है कि अब बारिश आने वाली है, टिटोड़ी ऐसा कुछ। टिटोड़ी, और टिटोड़ी के अंडों का भी है, जिसे
टिटोड़ी के अंडे नदी के बहाव, नदी जहाँ पे बहेगी उस बीच बहाव में है तो बरसात नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके अंडे है तब तक बरसात नहीं आएगी। और दूर है नदी के तट से तो बरसात आएगी, क्योंकि वहाँ जहाँ तक पानी उसके अंडे है तहाँ तक पानी नहीं जाएगा। जी जी। उसका ये भी है। इसके बाद चींटी होती है अपने, चींटी, उस चींटी यदि बाहर निकल रही है अच्छा, उसके वो बिल से इसका मतलब बारिश नहीं आएगी। अच्छा। और वो यदि घर में, अपने घर है ना, उधर आ जाती है बारिश के टाइम में, बिंब बोलते हैं उसको हाँ, शायद। तो उसमें हाँ जी। इस तरह है। गिरगिट है, गिरगिट को भी देख के बोला जाता है रंग बदल रहा है तो लाल उल्टा चढ़ता है तो बरसात आएगी। अच्छा। हाँ, इसके बाद पश्चिम दिशा में एकदम रक्तिम बादल हो जाए, एकदम रतवाई ग्यूम का, तो वो इसके वो हुआ तो बारिश आएगी। अच्छा। और पीला पीले बादल है तो नहीं आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकृति तो ये सर सब पुरानी विज्ञान जो है वास्तव में प्रकृति पूजक है वास्तव में। तो ये चीज़ें बहुत गहरी बात है हालांकि, लेकिन अब आने वाले समय में एक शायद मैंने पढ़ा था कि कोई अवार्ड भी आपको मिला था दिल्ली से, वो कौन सा अवार्ड था? वो एक इसमें पीछे की तरफ लिखा हुआ है जी। इसमें तो एक वो होता है हिंदी भाषा के प्रसार है तो हिंदी ओलंपियाड होता है। ओलंपियाड, अच्छा। उसमें कविता भेजनी होती है और कविता भेजी थी मैंने, तो वहाँ से सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सम्मान पत्र जी आपको भेजा जी। सोशल मीडिया का यूज़ सोशल मीडिया यूज़ करते सोशल मीडिया? जी जी जी, आजकल तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है सोशल मीडिया, उसका सदुपयोग करो तो बहुत अच्छा है। मैं तो मेरी काव्य यात्रा की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है, इसलिए मेरे लिए तो यूँ को मानता हूँ कि अच्छा ही है। क्योंकि यदि मैं लिखा उस समय सोशल मीडिया न होता तो किसको बताता, और किसको बताता, और खुद लिख के न पड़ा रहता, और दूसरों को सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो लोगों की प्रतिक्रिया मिली, अच्छा कर रहे हो तो उससे मोटिवेशन मिला और फिर आगे लिखते गए। तो सोशल मीडिया, आज फेसबुक पे भी मेरे लगभग 2500 फॉलोवर्स है, तो वहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे ही अपन डालते हैं पोस्ट प्रतिक्रिया मिलती है कि गुड जो भी, तो अच्छा लगता है और इसी से मोटिवेशन मिलता है। और मेरे सर स्कूल में जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, मेरा स्कूल वैसे इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे ब्लॉक का एकमात्र स्कूल होता है मॉडल स्कूल, तो वहाँ पे बच्चे चुने हुए बच्चे, तो उन बच्चों का भी मोटिवेशन बच्चों से भी बहुत अच्छा मिलता है मेरे। अच्छा अच्छा। मेरी ये पुस्तक छपी, मैंने लाइब्रेरी में रखी, तो हर दिन कोई बच्चा ले जाके इसको पढ़ता है, हर एक दिन इसको रोज कहते हैं सर ये किताब आपके वाली पढ़नी है। लगभग सभी बच्चों ने पढ़ी, तो बच्चे भी पढ़ के कहते हैं कि अब क्या वो अच्छा पढ़ रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन उनका कहना वो जो होता है ना, वो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ा बच्चों का आशीर्वाद, मतलब भगवान का आशीर्वाद कहीं नहीं कहीं। जी जी जी। अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कोई अभी और कोई साहित्यकार लग रहा है आपको, आपके क्षेत्र के आसपास, आपकी जनजाति में, जो आगे आके एक आपके कदमों पे चल रहा हो? या खेरवाड़ा में सर एक है, हमारे टीचर ही है। अच्छा अच्छा। वो उन्होंने लिखा हुआ अभी तक कभी कभी सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुरेश जी डामोर करके हैं जी जी, तो वो प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है वो आने वाले समय में उनकी पुस्तक प्रकाशित हो जी। तो इस तरह से चल रहा है। और संदेश तो सर वागड़ी में एक संदेश देता हूँ कि खरो करो के खोटो करो जे करे ही भरे, कि खरो करो के खोटो करो जी करे ही भरे, बैठे बैठे कई ने मले जी फरे ही सरे, ने प्रेम थकी रो है ये जीवतन ही है माया, कुदरत निकला है जे जल में ही मरे हैं। तो इस तरह से जी। दोस्तों ये थे भरत मीणा जी, और कहते हैं कि आपदा में अवसर, वहाँ कोरोना से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद इससे पहले भी वो लिखते रहे थे लेकिन कभी बाहर नहीं आए थे। तो इसके बाद आपदा में अवसर, और कहते हैं किसी काम की शुरुआत, और बहुत सारी चीज़ें जब आप हकीकत में देखते हो तो वहाँ पे करुणा रस उनके उद्वेलित हुआ। और उसके बाद ये जो पुस्तक है उठे कलम जब लिखी, और आज एक नई यात्रा की तरफ वो बढ़ चले हैं और बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, जब जैसा कि अभी आपने, और अगर आप भी चाहें तो ये उठे कलम जब ये शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन करनी है कि अच्छा। तो ये उठे कलम जब ये पुस्तिका आप पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि
जिस तरह से आपने शुरुआत मुंशी प्रेमचंद जी से की थी, अब हम चाहते हैं कि आप अपने आसपास का जो एरिया है उसके बारे में भी कुछ लिखें, ताकि कुछ लोग जो भटक गए हैं तो वो वापस सही मार्ग पर आए, क्योंकि साहित्य में कलम में तलवार से भी ज़्यादा ताकत होती है। अगर आपकी कलम रूठेगी तो अच्छी तरह से, तो फिर नेचुरली एक बहुत ही बड़ी कहानियाँ बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका भी। थैंक यू।